पूछा पिछले रात सोए क्यों नहीं? बोले कि अगर हम सो जाते हैं तो बाजू में जो शेर है, बाजू में जो जंगली जानवर है और साथ ही जो यहाँ पे दारू पीने वाले लोग हैं वो आपको परेशान कर सकते थे, आपके जीवन को खतरा हो सकता था। एक चोर आता है हमारे सामने, वो बोलता है कि हम आपकी सब चीज़ चोरी कर लेंगे, नहीं तो आपको मार देंगे। हम बोले भैया आप 2 मिनट तो रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। देखा कि कोई 25 किलोमीटर के पहले कोई घर ही नहीं, कोई गतिविधि ही नहीं है इंसानी। तो मेरे को तब बहुत डर लगने लगा और मैं एक जगह पे बैठा और मेरे को रोना आ गया। नमस्कार, RMW प्रेजेंट्स वेलकम टू यंगिस्तान में मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज तक हमने जो देखा है कि वेलकम टू यंगिस्तान इस कार्यक्रम में ऐसी युवा हस्तियों से मिले जिन्होंने कम उम्र में बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की है, पर आज सही मायनों में एक ऐसे नौजवान से हम मिलने जा रहे हैं जिन्होंने उम्र की 19वीं साल में भारत भ्रमण में 3000 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय किया है। तो आइए मिलते हैं श्री रोहन अग्रवाल जी से। रोहन जी, स्वागत है हमारा। नमस्कार। थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका थोड़ा परिचय और इस भारत भ्रमण यानी मुख्यतः से पैदल भारत भ्रमण करने की संकल्पना को आप में ये रुचि कैसे निर्माण हुई? मैंने अपनी यात्रा 25 अगस्त 2020 को शुरुआत की थी। अच्छा। साथ ही मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मेरे को ये बचपन से एक मेरे को रुचि थी। अच्छा। अपने कल्चर के बारे में जानने के लिए, लैंग्वेज के बारे में, साथ ही अपने हिंदुस्तान के बहुत सारे रिलीजन हैं उनके बारे में भी। तो मैंने एक चीज़ पाया कि हर रिलीजन में एक ट्रैवल बहुत इंक्लूडेड पार्ट है उनका। हाँ। जैसे कि अगर आप देखोगे हिंदुज़म, उसमें राम जी और बहुत अन्य भगवान भी ट्रैवल करते थे। इस्लाम में देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद है। अगर आप बुद्धिज़्म में देखोगे तो बुद्धा है। क्रिश्चियनिटी में देखोगे जीसस है। और साथ ही बहुत अन्य लोग जैसे कि विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, बहुत सारे ऐसे लोग हैं महान लोग जो कि ट्रैवल करते थे। साथ ही अगर आप देखोगे राजा रानी, हर उसकी कहानियों में एक्वायरिंग किंगडम करने के लिए, मतलब कोई राज्य को लेने के लिए, नहीं तो कोई भी तरीके से वो ट्रैवल करते थे। साथ ही इंडिया के कल्चर में ऐसा भी होता है कि पहले के ज़माने में घर ऐसे बनते थे कि जो घर में कि वहाँ पे ऐसा घर बनता था कि वहाँ पे वरांडा में आपको जगह मिलेगी जहाँ पे आप सो सकते हैं और बिना कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे वहाँ पे आप रह सकते हो। और अगले दिन जब वहाँ पे उठोगे तब आपको खाना भी दिया जाएगा बिना कोई प्रश्न के साथ। आज भी अगर छोटे छोटे गाँव में जाओगे, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, केरला के और तमिलनाडु में, आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें थी मेरे को समझ में आई। और उसके बाद जब मैं 18 साल का था तब मेरे को एक चीज़ के बारे में मैं रूबरू हुआ, उसका नाम था गुरुकुल। तो गुरुकुलम के बारे में मैं रूबरू जब हुआ, मेरे को उनका कल्चर, उनके बारे में जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि वो भी जो सोच रखते थे, वो सोच रखते थे बियॉन्ड लिमिट थिंकिंग की। क्योंकि आजकल अपन स्कूल और कॉलेजेस में देखते हैं तो एक करिकुलम रहता है, करिकुलम के साथ एक लिमिट आती है। तो जो लिमिट आती है बियॉन्ड द लिमिटेशंस जाने की, क्योंकि इंसानी दिमाग को कभी लिमिट करना बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि 100 साल पहले जो इम्पॉसिबल था वो आज पॉसिबल है। समझ लो आइंस्टाइन जो था उसने जब बल्ब बनाया था, कोई भरोसा भी नहीं कर सकता था कि कोई बल्ब बन भी सकता है, इसने बना के दिखाया। तो आज पॉसिबल है, आज उसकी तारीफ करते लोग, लेकिन तब तो उसको पागल बोलते थे। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ 100 साल पहले इम्पॉसिबल है आज पॉसिबल हो सकती है। तो इंसानी दिमाग को लिमिट करना ये बहुत गलत चीज़ है। तो इसी वे को मेरे को नहीं कभी भी जमा, मेरे माइंड में कभी फिट नहीं हुआ कि इंसानी दिमाग को लिमिट कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे को गुरुकुल के सिस्टम के बारे में रूबरू हुआ तो मेरे को लगा कि मेरे को भी ऐसी यात्रा करनी चाहिए। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि गुरुकुल के सिस्टम में मैं जब 18 साल का हो गया था तब मैं कोई यात्रा नहीं कर सकता हूँ। उनके जो सिस्टम है उनमें नहीं जा सकता हूँ क्योंकि 18 साल उनकी एंडिंग पार्ट है जर्नी की। आप उस उम्र में नहीं बैठ सकते। तो मेरे को समझ में आया, बहुत सारे रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे संत साधु से बातचीत किया। मेरे को पता चला कि वो एक यात्रा करते थे अपने गुरुकुल के शिष्य, मतलब स्टडी के बाद। तो उनकी गुरुकुल की यात्रा को बोलते हैं देशांतनम, देशांतर, ऐसे बहुत सारी जगह पे अलग अलग बोलते हैं नाम से। तो ये जर्नी में वॉकिंग करेंगे बिना पैसों के, पूरे इंडिया घूमेंगे, इंडिया के कल्चर के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में, अलग अलग रिलीजन के बारे में, और अपने जो पर्सपेक्टिव है, अपनी जो सोच है उसको एक ब्रॉडन करेंगे, ओपन करेंगे और साथ ही एक अच्छा इंसान बनने की राह पे चलेंगे। तो जब मेरे को समझ में आया तो मैं भी ये यात्रा पे निकलने की थामना किया और मैं ये यात्रा पे जब से हूँ और मैं वॉकिंग करता हूँ, लिफ्ट भी लेता हूँ। कभी कोई अगर मेरे को लिफ्ट देता है 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, कोई ट्रक में, कोई बैलगाड़ी में, कोई एम्बुलेंस में, कोई पुलिस की गाड़ी में, किसी में भी, तो मैं लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो विविध धर्मों का यहाँ पे हम देखते हैं कि रहवास है, तो उनका पूरा अध्ययन करने के लिए आप भारत यानी देशाटन के लिए निकले हैं। हम उसके लिए ही अपनी यात्रा पे निकले हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यानी आपने थोड़ा उसमें ऐतिहासिक जो है उसका उल्लेख किया है कि पैदल जो चलना है, कि पैदल ही मोस्ट ऑफ द वे आपने पैदल ही कवर किया है।
तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको संक्षिप्त में बताइए कि पैदल कितना चले हैं आज तक आप, और कितना आपने भारत का भी अब तक कौन से राज्यों में आपने प्रवास किया है, और आपका मुख्य क्षेत्र कौन सा है जो आपको प्रवास करके पूरा ये करना है? तो मैंने अभी तक 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। साथ ही 20 से ये पैदल की है, 20 से 25,000 किलोमीटर मैंने लिफ्ट भी ली है। साथ ही मैं अभी तक 12 स्टेट घूम चुका हूँ, 3 यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत जो आपने लगभग कवर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा और पौंडीचेरी, ऐसे करके 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अच्छा। साथ ही मैं ये जो अपना यात्रा है वॉकिंग करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी काल में, पहले के जीवन में भी वॉकिंग का बहुत एक महत्व हुआ करता था, क्योंकि जितना आप स्लो जाएंगे, जितना आप धीरे जाएंगे, आप उतना ही सीखेंगे। इस वजह से भी मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। और साथ ही पुराने ज़माने में जो आप देखोगे तो जो भगवान भी है, जो वो भी ऐसी यात्रा करते थे, इसीलिए एक 4 धाम बनाया गया है। पुराने के लोग भी ऐसी यात्रा करते थे। तो 4 धाम जैसे हिंदुइज्म में बहुत सीक्रेट है पूरे इंडिया में। तो एक है बद्रीनाथ जो कि नॉर्थ इंडिया में, दूसरा है वेस्ट इंडिया में द्वारका, तीसरा है ईस्ट इंडिया में पूरी, और चौथा है साउथ इंडिया में क्वाड्रिलेटरल है वो। एक पूरा क्वाड्रिलेटरल है। अगर कोई इंसान बस ये 4 घूम ले, पूरा इंडिया घूम लेंगे, इंडिया के बारे में सब जान लेंगे। तो इसी वजह से वो बना था। वो वॉकिंग करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप ट्रेन में नहीं तो फ्लाइट में जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो जितना आप स्लो जाएंगे उतना आप ज़्यादा सीख सकते हैं। जितना आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से, तो सर बातचीत कर सकते हो, उतना सीख सकते हैं। इसी वजह से मैं भी अपनी यात्रा वॉकिंग करके कर रहा हूँ। और मेरी अंतिम जो यात्रा रहेंगी वो साइबेरिया तक रहेंगी। साइबेरिया रशिया में आता है। तो अभी तो मैं वॉकिंग और लिफ्ट दोनों करता हूँ। जब भारत का मेरा भ्रमण खत्म हो जाएगा, पूरा भारत का 2 साल और लगेंगे उसमें, जब उसके बाद मैं बस दिल्ली से साइबेरिया वॉकिंग करते हुए जाने की सोच है मेरी। तो बस वो वॉकिंग करूँगा, उसमें लिफ्ट मैं एक भी नहीं लूँगा। उसको मैं तकरीबन सोच रहा हूँ कि 6 से 8 साल का समय लगेगा। तो वो 20 से 25,000 किलोमीटर की यात्रा रहेंगी। और उसमें मैं साइबेरिया में एक सबसे ठंडी जगह है, -72 उसका तापमान होता है। वो जगह का नाम है ओमियाकॉम। मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और मैं पहला इंडियन बनूंगा जो वॉकिंग करके लिफ्ट, बस वॉकिंग करके साइबेरिया तक, ओमियाकॉम तक वॉकिंग करते हुए जाएंगा। तो अभी जो आपने बताया कि आप 12 राज्यों में घूम चुके हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग किस्म की पर्सनैलिटी आपको मिलती है, अलग अलग अनुभव आते हैं। तो हम आपके कुछ ऐसे रोचक अनुभवों को जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अच्छा और एक बुरा। ऐसा वैसे दोनों अच्छे ही है, क्योंकि मेरे साथ अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है 95% ऑफ द पीपल मैं जो मिला हूँ वो बहुत अच्छे थे। तो एक आपको मैं कहानी बताना चाहूँगा। जब मैं था हिमाचल के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, तो ये हिमाचल में आता है, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। तो ये शिमला के बाद आता है। तो मेरे को पता चला, मैं जब शिमला में था, 2 जगह आती है, 2 रास्ते हैं मनाली जाने के। तो एक रास्ता पता चला कि वो तो बहुत नॉर्मल रूट है, जैसे हर इंसान जाता है, हर टूरिस्ट जाता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी पता चला हमें, बहुत दिलचस्प रास्ता था, जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से जाता था। वो जरूर बहुत डिफिकल्ट था और बहुत कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन खूबसूरत भी बहुत था। तो मेरे को लगा कि हम इनसे जाएंगे। हम अपनी जर्नी स्टार्ट किए। हमने शिमला से स्टार्ट किए सुबह के 8 बजे से। सुबह के 8 बजे गए, थोड़ा 1-2 लिफ्ट मिला उस 10-20 किलोमीटर का। उसके बाद हम कुफरी के आसपास कहीं पहुंचे। वहाँ पे हम खड़े होकर लिफ्ट मांगने की कोशिश की है। 10,000 गाड़ी हमारे पास से गई, लेकिन एक इंसान नहीं रुका। उस दिन पहला दिन था कि मेरे को लगा कि मतलब आज मैंने कुछ कर दिया हूँ क्या, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है कि लोग इंसान रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसा मेरे को मतलब दिल मेरा टूट ही गया, ऐसा आप बोल सकते हो। तो जब मेरे को ऐसा लगा तो मैं बोलूँगा कि अब मैं लिफ्ट नहीं लेंगे, हम वॉकिंग ही करेंगे। तो हम वॉकिंग करना स्टार्ट किए। 20 किलोमीटर बीत गया। उसके बाद एक नालकंडा नाम की जगह आई। उसके बाद मैंने एक महसूस की एक चीज़ की, अब लिफ्ट आ ही नहीं रही है, अब कोई गाड़ी का आना जाना हो ही नहीं रहा है। तो मैं और फिर चलते रहा, वही आस में कि थोड़ा बहुत लिफ्ट मिलेगा, उसके बाद कम हो गई थी, तो कोई गाड़ी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 किलोमीटर चलने के बाद ना तो मेरे को कोई घर दिखा, ना तो कोई इंसानी गतिविधि दिखी, ना ही कोई गाड़ी दिखी। तब मेरे को बहुत डर लगने लगा, क्योंकि तब बज रहे थे 2:30-3 बज रहे थे और शाम होने वाली थी। वहाँ पे शाम 5 बजे हो जाती है। और मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया, ना तो पानी था मेरे पास, क्योंकि पानी लेना भूल गया था और खाना इतनी जल्दी सुबह खा नहीं सकते। तो जब मैं यात्रा पे चला 3 बज गए थे, मैं थोड़ा और चला आधी 1 घंटा। तब मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि क्योंकि पहाड़ों में दूर तक आपको दिख सकता है, तो मैंने देखा कि कोई 25 किलोमीटर के पहले कोई घर ही नहीं है, कोई गतिविधि ही नहीं है इंसानी। तो मेरे को तब बहुत डर लगने लगा और मैं एक जगह पे बैठा और मेरे को रोना आ गया तब मेरे को। लेकिन मैं आधी घंटे तक रोते रहा, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आई,
रोहन अगर ऐसे ही करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने हिम्मत दी अपने आप को, और भगवान ने कहीं ना कहीं से 5 मिनट के अंदर ही एक इंसान को भेजा, और वो इंसान एक जगह तक जा रहा था जहाँ पे एक इंसानी गतिविधि हो सकती है। तो वहाँ तक उनने हमको छोड़े, रात को 8-9 बजे तक छोड़े उनने। वहाँ पे मतलब एक बहुत जंक्शन बोलता था बड़ा, लेकिन वो बड़ा जंक्शन मतलब 30 घर थे बस। अच्छा। उसमें से भी 20 तो दुकानें ही थी, 20 से 25। तो वहाँ पे पता जाने के बाद मैंने लोगों से बातचीत करना शुरुआत किया। वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे किसी के पास भी जगह नहीं है। वहाँ पे लोग से बातचीत जब करा मैंने, तो लोग मेरे को खाने का जरूर दिए, लेकिन रुकने का जगह नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास ही जगह नहीं थी। तो ऐसा होने में आजू बाजू डोल रहा था। उसके बाद मेरे को एक इंसान मिला जिसने मेरे को केले भी दिया था, केले और जलेबी। तो वो नेपाली था। उसके साथ में एक नेपाली, उनका कोई दोस्त दूर रहता था थोड़ा 2-3 किलोमीटर। उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने हमको बुलाए, उनके दूसरे एक नेपाली दोस्त ने। तो वो हमसे बातचीत की, वो बोलते कि हमारे इधर चलिए, आपको खाना का हम दे देते हैं। हमारे पास एक टेंट भी था तब। तो उन्होंने बोले कि आप हमारे इधर कैंप भी कर सकते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा, हम उनके साथ गए। उन्होंने हमको खाना खिलाया, उन्होंने हमको कैंपिंग करने की जगह भी दी। हमने कैंपिंग की, हम सो गए। और जब सोने के बाद अगले दिन जब हम उठे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि उन्होंने हमको जगह दी है। लेकिन अगले दिन जब हम उठे, उनसे बातचीत किए, गुड मॉर्निंग बोले। जब बातचीत कर रहे थे, हमें एक चीज़ महसूस किए कि उनका जो आँख थी वो लाल थी। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि आपकी आँख लाल क्यों है? वो बोले कि हमारी आँख लाल इस वजह से है कि हम पिछले रात सोए नहीं। हम पूछा पिछले रात सोए क्यों नहीं? बोले कि अगर हम सो जाते तो बाजू में जो शेर है, बाजू में जो जंगली जानवर है, और साथ ही जो यहाँ पे दारू पीने वाले लोग हैं, वो आपको परेशान कर सकते थे, आपके जीवन को खतरा हो सकता था। आप सोचिए कि एक इंसान, मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है और अनुभव आपको आया। बिल्कुल, जो अनजान व्यक्ति, जिसको मालूम था कि मैं उनको 1 रुपये दे नहीं सकता, उनने इतनी मदद किया। मतलब लोग आजकल अनजान होके भी, जान होके भी अनजान हो जाते हैं। इसने बिन बुलाए मेहमान मेरे को बना लिया। तो ऐसे लोग भी मेरे को मिले। और साथ ही एक मेरे को यूपी में था, मैं एक बहुत ही फेमस जगह पे जिसको बोलते हैं चंबल घाटी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने चोरों और लपेटों के लिए। तो जब मैं वहाँ पे वॉकिंग कर रहा था, मैं थोड़ा ऑफ रूट चले गया, हाईवे से नीचे उतर गया गलती से। कोई इंसान ने मेरे को गलत रास्ता बता दिया, शायद शॉर्टकट बताया हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो जब मेरे को पता चला कि ये थोड़ा अलग रास्ता है, वहाँ पे अंधेरा भी ज़्यादा था, एक चोर आता है हमारे सामने, वो बोलता है कि हम आपकी सब चीज़ चोरी कर लेंगे, नहीं तो आपको मार देंगे। हम बोले भैया आप 2 मिनट तो रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। जो इसी को फांसी में फाड़ते हैं उसकी भी 5 मिनट सुनते हैं, मेरी 2 बात आप सुन लिए। तो उन्होंने बोले आप बोलिए, बोलो। तो हमने बातचीत की उनसे। जब हम 1 मिनट ही हुआ था, 1-1.5 मिनट, हमारी यात्रा के बारे में जब हम बता रहे थे हम क्या करने वाले हैं, वो हमको बोलते हैं आप रुको, हम आपको 1000 रुपये देते हैं, साथ ही आपको हम लिफ्ट भी देते हैं, जहाँ तक आपको जाना, एक हाईवे तक छोड़ देते हैं, साथ ही आपको खाना भी खिलाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दोनों उदाहरण दिया, इंसानियत कभी नहीं गई, ये हर चीज़ आती जाती रही, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही, एक चीज़ बरोबर रही, उसका नाम था इंसानियत। इंसानियत के बदौलत ही मैं अभी तक ये जर्नी पे हूँ, और मैं इन जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और लोगों को इंसानियत का सबूत दे रहा हूँ। रोहन जी, अपने इंटरव्यू में अभी आखिरी पड़ाव पे आते हैं, और आपसे पूछना था कि अभी आप इतना प्रवास कर चुके हैं। हाँ जी। आगे की आपकी जो प्रमुख गतिविधियाँ रहेंगी, जो बड़ा प्रवास का ये रहेगा, दौर रहेगा, वो किस दिशा में रहेगा? अभी हम अपना प्रवास ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ाएंगे। जो ईस्ट इंडिया में जो ट्राइबल जनजातियाँ है, जैसे कि बिहार हो गया है, अपना झारखंड हो गया है, उड़ीसा हो गया है, और छत्तीसगढ़ हो गया है, और महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत जो ट्राइबल एरिया है। तो जितने भी ट्राइबल एरिया है, साथ ही जो अनडेवलप्ड प्लेसेस है, इनको लोगों के सामने रखना, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है, उनको लोगों के सामने रखना और उनको बताना कि ये अभी भी सेफ है, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत जगह है, यहाँ का कल्चर बहुत वाइब्रेंट है। तो ये सब चीज़ बताना, ये मेरे जर्नी में एक मेन पर्पस रहेगा। उसके बाद हम अपना नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे, उधर ये सेम काम करने का कोशिश करेंगे, और अपनी प्लास्टिक पोल्यूशन जो मेरी एक योजना है उसके अगेंस्ट में लोगों को सजग करना है, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही हमारी जब ये इंडिया की बाहर की यात्रा हो जाएंगी, जैसे कि आपको बताया, फिर मैं दिल्ली से साइबेरिया अपने रुक करूँगा, दिल्ली से कोलकाता का बांग्लादेश, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उसके बाद चीन, उसके बाद हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, फिर फाइनली रशिया, फिर उसके अंदर का जो प्रोविंस है साइबेरिया, और फाइनली जो सबसे ठंडा प्लेस है जिसका नाम है उमियाकोम, वहाँ के हम जाएंगे। रोहन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपके प्रवास के बारे में बताया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोहन जी अग्रवाल। ऐसी अनेक युवा हस्तियों को मिलने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम वेलकम टू यंगिस्तान, और तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।